हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है अपन वेव का चैप्टर देखेंगे। तो नीट में बेसिकली आपको वेव में दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है आपका स्ट्रिंग वेव और दूसरा जो है साउंड वेव। यहाँ से हर साल लगभग एक दो दो सवाल रहते ही हैं, ठीक है। और नए सिलेबस के हिसाब से कुछ टॉपिक्स हटाए भी गए हैं, जैसे कि डॉपलर इफेक्ट। तो आइए सबसे पहले वेव की शुरुआत करते हैं कि वेव क्या होता है ना। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? वेव का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले वेव का इंट्रोडक्शन अपन देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला सवाल कि सर ये बताइए कि वेव क्या होता है। सबसे पहला सवाल ये है कि वेव क्या होता है, काम क्या करता है। तो बेसिकली सबसे पहला वेव का जो काम है वो है एनर्जी को होना। वेव क्या करता है? एनर्जी को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह तक। अच्छा, तो सर वेव एक अलग से नाम देने की जरूरत क्या थी? वो तो बॉल भी एक काम करता था कि अगर ये बॉल था, इसके पास मास था, इसको v वेलोसिटी से अपन फेंक देते थे तो ये इसमें एनर्जी आ जाती थी हाफ एम वी स्क्वायर। और ये एनर्जी चलते हुए यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होती थी और फिर दीवार में जाकर के टकराती थी, अपना एनर्जी दीवार को देती थी। हीट फॉर्म में चाहे जैसे भी हो, वो लूज होता था वहां से एनर्जी। तो एनर्जी तो चल करके यहाँ से यहाँ भी जा रहा है। तो फिर नया एक वेव का नाम देने के, क्या ये वेव है? तो हम कहेंगे कि नहीं, नॉट अ वेव, ये वेव नहीं है। तो सर फिर वेव क्या है? इसमें भी तो एनर्जी ढो रहा है, एनर्जी तो इसमें भी कैरी हो रहा है। एनर्जी इज बीइंग कैरीड। लेकिन ये वेव नहीं है। क्यों नहीं है साहब? वेव क्यों नहीं है? अभी तो आपने बताया कि वेव का काम ही होता है एनर्जी को ढोना। तो इसमें तो इसने एनर्जी एक जगह से, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वहां तक ले जाकर के लॉस करवा दिया। एनर्जी तो यहां पर भी ढोया। क्यों नहीं यही वेव? तो वेव में अब नेक्स्ट पॉइंट, वेव का काम क्या होता है? एनर्जी को ढोना। वेव एनर्जी कैसे ढोता है? तो वेव एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ढोता है विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर के बिना ट्रांसफर हुए। क्या यहाँ पर मैटर ट्रांसफर हुआ है? तो हम कहेंगे कि हाँ, मैटर ट्रांसफर हुआ है। मास जो है उठ करके यहाँ से यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर मैटर ट्रांसफर हुआ है। तो मैटर ट्रांसफर की वजह से, मैटर ट्रांसफर होने की वजह से इसको वेव नहीं बोलेंगे। वेव जो है एनर्जी को ढोता है, एक जगह से दूसरी जगह ढोता है, लेकर के जाता है विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाता है। मैटर अपनी जगह पर ही रहता है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे बस ऑसिलेट करता है, लेकिन उसका मेन पोजीशन, उसका एक्चुअल जगह जो है वो वहीं पर बना रहता है। मैटर एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ट्रांसफर होता है। अच्छा, तो सर एनर्जी फिर कैसे चला गया? एनर्जी कहाँ होता है, कैसे ढो देता है भाई? हमको तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वेव क्या होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और इस चीज को जरा सा समझिएगा। जैसे कि हमने क्या किया कि एक ईंट लिया और लाइन से लगातार सजा दिया। ये रहे ईंट, हमने ईंट को लाइन से सजा दिया। बहुत बढ़िया साहब। अब यहाँ पर बात यह है कि मैंने एक ईंट को जो लेफ्ट में है, इसको हल्का सा ऐसे टर्न कर दिया, उंगली से ऐसे धक्का दे दिया। उंगली से हमने क्या किया, इसको हल्का सा राइट में धक्का दे दिया। अब उंगली से यहाँ पर राइट में हल्का सा धक्का देने से एक बात बताओ कि क्या हमने एक रामू पार्टिकल को क्या हमने रोटेट करवा दिया? रामू पार्टिकल आगे की तरफ झुका, आया ना? तो ये बेसिकली रामू पार्टिकल जब आगे की तरफ झुका, तो क्या उसके ऐसे रोटेशन करने में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा? होगा नहीं होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ये हल्का सा आपने रोटेशन पढ़ लिया है, तब तो वेव पढ़ रहे हैं लास्ट में, 11th का सबसे लास्ट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो वेव पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आप ऑलरेडी रोटेशन पढ़ चुके हैं। रोटेशन में आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताया गया होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे ही इसको हमने रोटेट किया, क्या इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी छुपा था?
इसको हल्का सा रोटेट करने की वजह से ये पार्टिकल जैसे ही अगले पर गिरा, क्या अगला ईंट भी अगले पर गिरेगा? क्या अगला ईंट भी अगले पर गिरेगा? फिर अगला ईंट भी अगले पर गिरेगा, और ऐसे धम 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 सभी लोग गिरते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद में लास्ट ईंट भी इधर गिर जाएगा। अब ये बताओ कि हमने उंगली से इसको हिलाया था, डिस्टर्ब किया था, किसको? इस ईंट को। तो डिस्टरबेंस हमारा सिर्फ यहां पर प्रोपगेट किया था हमने। ये डिस्टरबेंस, ये रामू आगे की तरफ झुका तो श्यामू में झुका नहीं झुका? श्यामू भी झुका, घनश्यामू भी झुका, चिंटू भी झुका, पिंटू भी झुका। तो बेसिकली रामू जिस तरीके से काम किया रोटेशन का, क्या उसी चीज को सभी लोग फॉलो किए? हाँ या ना? रामू आगे की तरफ झुका, रोटेशन किया, रामू रोटेशन किया, तो उस रोटेशन में क्या एनर्जी छुपी हुई थी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रामू का आगे रोटेट करना, इसी चीज को सभी लोग फॉलो करते गए, और अंत में लास्ट वाला पार्टिकल भी फॉलो किया उसी रोटेशन को। दिस रोटेशन इज कॉल्ड एज, यहां पर इस रोटेशन को, यहां पर रोटेशन जैसा हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, इस डिस्टरबेंस, इस रोटेशन को कहा जाएगा डिस्टरबेंस। क्या उसी रोटेशन डिस्टरबेंस में क्या एनर्जी छुपी हुई थी? बताओ कि हमने एक सिर्फ पार्टिकल को हल्का सा हिलाया था ना, सिर्फ इसको थप्पड़ मारा था, तो एनर्जी तो सिर्फ इसमें गया था। ये एनर्जी धीरे धीरे करके आगे गई कि नहीं गई? लास्ट वाला भी गिरा कि नहीं गिरा? लास्ट वाला भी रोटेट किया कि नहीं किया? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां तक गई कि नहीं गई? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां से चलते 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 वहां तक गई। क्या यहां पर ईंट उछल करके वहां तक गया? नहीं। क्या ईंट अपनी जगह पर रहा? हाँ। क्या ईंट अपनी जगह पर बस हल्का सा बेंड किया है, अपनी जगह से बस हिला डुला है? आया ना? ईंट एक्चुअल में उठ करके वहां तक तो गया नहीं। तो वेव क्या था? वेव इज नथिंग बट द एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, फ्रॉम एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ईंट उछल करके वहां पर नहीं गया है। हाँ, वेव में थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो वेव क्या करता है? एनर्जी को ढोता है। अच्छा, एनर्जी कहां छुपी होती है? डिस्टरबेंस में। कहां छुपी हुई होती है? पहला पार्टिकल हल्का सा रोटेट किया था तो सभी लोग उसी को फॉलो करते करते हल्का हल्का रोटेट करते गए थे। तो वेव में जो एनर्जी ढोता है, एनर्जी को ढो करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, एनर्जी कहां छुपी होती है? डिस्टरबेंस में। वेव में क्या होता है? तो सभी पार्टिकल्स अपने पिछले, एनर्जी किधर जा रही है? इधर। जिधर एनर्जी जा रही है उधर ही कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ वेव। जिधर एनर्जी आगे बढ़ रही है उधर ही क्या कहा जाता है? वेलोसिटी ऑफ। तो अगर एनर्जी इधर जा रही है, आगे के डायरेक्शन इसको बोल दिए, तो हर कोई, रामू के बाद श्यामू जो है फॉलो किया, रामू आगे की तरफ झुका तो श्यामू भी आगे की तरफ झुका, ऐसे चिंटू पिंटू सिंटू भी आगे की तरफ झुके। लेकिन तब कोई किसको फॉलो कर रहा है? तो अपने ठीक पिछले वाले पार्टिकल को। रामू आगे की तरफ झुके तो एनर्जी तो इधर जा रही है, तो ये आगे का डायरेक्शन कहलाएगा, तो इसके पीछे का डायरेक्शन इसका उल्टा। तो श्यामू जो है अपने ठीक पीछे वाले पार्टिकल को देखेंगे और कहेंगे कि रामू जो मेरे पीछे वाला पार्टिकल है वो आगे की तरफ झुका है, तो हमको भी आगे की तरफ झुकना है। फिर उसके बाद घनश्यामू कहेंगे कि श्यामू जो है आगे की तरफ झुका था तो हमको भी आगे की तरफ झुकना है। तो वेव में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द डिस्टरबेंस। एक ही डिस्टरबेंस को बार बार सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। और उसी डिस्टरबेंस में क्या छुपा होता है? एनर्जी। क्या सभी लोग एक साथ आगे की तरफ झुके थे? क्या सभी लोग एक साथ आगे की तरफ झुके थे? तो आंसर इज नो। रामू आगे की तरफ झुका था, उससे टकराया था, फिर उसके बाद कहा था कि हमको भी गिरना है, अगला पार्टिकल, वो भी आगे की तरफ झुका था। तो एक साथ सभी नहीं करे थे। तो सब कोई अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, बात समझ में आया? सब कोई अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, एक इंस्टेंट पर नहीं। क्लियर है? रामू जब गिरा आगे
तो श्यामू उसको देखा अगला पार्टिकल, अच्छा वो गिर गया है तो ठीक है मुझे भी गिरना है, मतलब वेव तो यही है, रिपीटेशन ऑफ द डिस्टरबेंस है। तो वो कुछ देर विचार करेगा फिर कहेगा अच्छा मुझे भी गिरना है तो गिर लेते हैं। अब इसका विचार का समय कितना, ये जल्दी सोच करके हमको आगे गिरना है। अगर ये आराम से 1 घंटा सोचेगा फिर उसका कहेगा अच्छा तो रामू गिरे हैं तो हमको भी गिरना है, फिर कहेगा कि अच्छा 1 घंटा बाद अब लोग गिर गए, फिर उसका अगला पार्टिकल फिर 1 घंटा सोचेगा, तो यहाँ पे एनर्जी धीरे धीरे ट्रेवल कर रही है या स्लो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एनर्जी स्लो चल, तो यानी कि यहीं से तो वेव वेलोसिटी आ रही है। बात समझ पाए कि एनर्जी का ट्रांसफर किस रेट से हो रहा है। अगर वही श्यामू रामू को देखते ही कहता कि अच्छा ये गिरा, तुरंत गिर जाते हैं, तुरंत फॉलो कर जाते हैं, तो रिपीटेशन तो हो रहा है डिस्टरबेंस का, लेकिन हाथों हाथ हो रहा है, तुरंत, एकदम क्षणिक। तो यहां पर एनर्जी बहुत तेजी से ट्रांसफर कर रहा है, बहुत हाई रफ्तार में भाग रहा है। क्या थोड़ा थोड़ा वेव क्या है, थोड़ा कुछ क्लियर हुआ? वेव क्या है, वेव का काम क्या है, एनर्जी को ढोना। दूसरी बात, वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ढो करके लेके जाता है विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। जहां पे मैटर ट्रांसफर हो गया वहां पर वेव वो नहीं होगा। वेव में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होता है और मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। वेव में एनर्जी कहां पर छुपा हुआ होता है बताइए, वेव में एनर्जी कहां पर छुपा हुआ होता है, बोलो मुन्ना। तो वेव में यहां पर क्लियर है, वेव में बेसिकली क्या एनर्जी कहां पर छुपा हुआ होता है, तो डिस्टरबेंस में। डिस्टरबेंस को ही सभी लोग बारी बारी से फॉलो करते जाते हैं, एक के बाद एक साथ सभी लोग करते हैं डिस्टरबेंस को फॉलो, या थोड़ी थोड़ी देर रुक करके सभी पार्टिकल्स करते जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर वेव को जो है कई सेक्शंस में बांटा जाता है, जैसे कि इंसान को अगर बांटना हुआ तो कई तरीके से बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता है, तो उसी तरीके से कैसे, कौन से बेसिस पे बांटा जा सकता है इंसान को, कैसे, जेंडर के बेसिस पे मेल और फीमेल, है ना, एज के बेसिस पे जवान और बूढ़ा, बच्चा, 3 कैटेगरी में बढ़ गए, इलिटरेट लिटरेट के बेसिस पे, पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, जॉबलेस है जॉब वाला है, कई तरीके से इंसानों को बांटा जा सकता है। उसी तरीके से वेव को भी कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कई तरीके से बांटा जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, अपन बांट रहे हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। तो वेव को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक आपको बोला गया मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, एक क्या बोला गया, मैकेनिकल वेव, और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। कोई बताएगा मैकेनिकल वेव क्या होता है बच्चा, नॉन मैकेनिकल वेव, कोई बताएगा क्या कि मैकेनिकल वेव क्या होता है? अपन 9th क्लास में सबसे पहले वेव तो थोड़ा सा देखे थे, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। मैकेनिकल वेव, सीधी बात एक ही, कि सोचो कि अगर हम यहां पर इस जगह पर हम बीच में से 2 ईंट, चाहे एक ईंट गायब कर देते, क्या ये डिस्टरबेंस यहां तक जा पाता? तो क्या कहते कि जब ईंट को गायब कर देते तो भाई साहब ये ईंट पूरी तरीके से सो जाता, उससे टकराता ही नहीं तो वो नहीं जा पाता, फिर उससे आगे डिस्टरबेंस कैरी नहीं हो पाता। तो यानी कि अगर हम यहां से ईंट हटा दे रहे हैं एक बीच में से, तो वेव आगे लास्ट तक नहीं जा पा रहा है, आया ना, यानी कि इसमें ईंट की रिक्वायरमेंट है, बिना ईंट के डिस्टरबेंस नहीं चल पा रहा है। तो अब ईंट जो है एज ए मीडियम काम कर रहा है कि वेव को चलने में मदद कर रहा है। तो ऐसी वेव जिनको प्रोपगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या कहा जाता है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में क्या लिखेंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं, दैट टाइप ऑफ वेव
which requires मीडियम, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, रिक्वायर्स मीडियम को टू प्रोपगेट। ऐसी वेव जिसको चलने के लिए, जिसको आगे बढ़ने के लिए, जिसको एनर्जी ढोने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है, विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है मैकेनिकल में, बताइए। इसके एग्जांपल्स हैं साउंड वेव। अगर हम यहाँ पर चाहे चांद पर चले जाते हैं, देखते हो लोग मुंह चलाते रहते हैं लेकिन आवाज नहीं सुन पाते हैं। उनको आपस में बात करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रहता है कान में। ये यहाँ से बोलते हैं तो उसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है ना। वो वहां पे हवा नहीं है, तो हवा अगर यहाँ पर से गायब हो गया तो हम कुछ भी बोलेंगे लोगों को यहाँ पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हवा में जो पार्टिकल्स हैं, जब हम बोल रहे हैं तो वो पार्टिकल्स आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो अगले से टकरा रहा है, फिर वो अगले से टकरा रहा है, ऐसे करके कान तक पहुंच रहा है और फाइनली हम सुन पा रहे हैं। अगर यहाँ पर हवा ना होता तो हम लोग कुछ भी बोलते सुन नहीं पाते। यानी कि साउंड जो है, साउंड को चलने के लिए हवा की जरूरत है, साउंड को चलने के लिए पानी की जरूरत है। पानी में जाकर के बोलेंगे तो भी सुनाई देता है। स्विमिंग पूल में अंदर मुंह कर ले ढंग से, एक दूसरे से अपन बात कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अपन जब भी साउंड को चलाना होगा तो मीडियम की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जैसे ही चांद पे जो है वैक्यूम हो गया तो वहां पर वेव, साउंड वेव नहीं चल पा रही थी। तो साउंड वेव एक ऐसी वेव हो गई जो मैकेनिकल है, जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो रही है। अच्छी बात है। स्ट्रिंग वेव कभी आपने जिम में देखा है? जिम में देखा है, ऐसे रस्सी को पकड़ते हैं अपन, ऐसे रस्सी को पकड़ते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं, तो उस पे रस्सी पे सांप जैसा बनता है और वो आगे भागता है। ऐसा रस्सी को अपन कर रहे होते हैं, ऑसिलेट, देखा है? तो वो जो सांप बन रहा है उस रस्सी पर, उस पे जो वेव पल्स बन रहा है, जनरेट हो रहा है और आगे की तरफ भाग रहा है, अगर रस्सी ही ना होता तो वो सांप कहाँ बनता, है कि नहीं? वो पल्स कहाँ बनता? तो स्ट्रिंग वेव में स्ट्रिंग कैसे बिहेव कर रहा है? मीडियम की तरह। साउंड वेव में एयर कैसे बिहेव कर रहा है? मीडियम की तरह। ऐसी वेव जिनको चलने के लिए बिल्कुल भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन मैकेनिकल वेव। देयर इज नो रिक्वायरमेंट of medium for the propagation of wave for the propagation of wave there is no requirement of medium को अंडरलाइन कर लेंगे। मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत ही नहीं है। एग्जांपल बताओ, देखते हो डेली देखते हो आप। सन रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो सन से रेज आ रही हैं वो कौन सी नेचर की होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों लोग ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो सन रेज सोचो जो आ रही है उतनी दूर से, सन से, चाहे स्टार्स के तरफ से जो रेज आ रही हैं, स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखता है ना, है कि नहीं है? सन जो दिख रहा है तो वहां से रेज आ रही है तभी तो दिख रहा है। तो सन से जो रेज आ रही है हमारी आंखों तक, तो हवा हर जगह थोड़ी फैला है भाई। हवा तो अर्थ के कुछ किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर है अपना, उसके बाद क्या हो जाता है? वैक्यूम। तो सोचो कि ये रेज वैक्यूम में भी चल के आई है, मतलब कुछ नहीं था जहां, वहां पर भी चल के आई है। तो यानी कि ऐसी वेव्स को चलने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर, कैसा है? आत्मनिर्भर है। इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है चलने के लिए। कोई मीडियम रहे या ना रहे उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये आत्मनिर्भर है। बात समझ में आया?
अरे बात समझ में आ गया क्या? तो नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको कि चलने के लिए किसी भी तरीके का मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो आपके पास ईएम वेव्स, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था भाई, ईएम वेव्स, सन उसी में ईएम वेव्स में ही सनरेज लाइट्स वगैरह आ गई। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया वेव को दो कैटेगरी में बांटना ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। मीडियम की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि वेव को क्या और भी कोई तरीका से बांटा जा सकता है। तो वेव को क्या और भी तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है साहब? यस, एक कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा नाइन्थ क्लास में सबसे पहले, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और दूसरा जो वेव है, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, आइए समझते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, नाम बड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, कुछ नहीं है, टाइम पास है। देखो जैसे कि अगर मैं उसी एग्जाम्पल को उठाऊं ब्रिक वाले, एक बात बताओ कि एनर्जी किधर गया था? कि ये आगे की तरफ झुका था और ये सभी लोग आगे की तरफ झुकने वाले इंसिडेंट को ही फॉलो किए थे, उसी एक्टिविटी को सभी को ही फॉलो किया था, और फाइनली आगे की तरफ झुकना लास्ट चिंटू जो था वो भी फॉलो किया था। तो एनर्जी जो है यहां से आगे बढ़ते बढ़ते चिंटू तक चली गई, तो एनर्जी किधर जा रही है? राइट डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, अब ये बताओ कि पार्टिकल्स क्या, पार्टिकल्स बोले तो ईट, क्या ईट उछल करके अपनी जगह से यहां गया? नहीं, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता। क्या ईट अपनी जगह से हल्का सा ऑसिलेट किया है, बेंड किया है? हाँ, बेंड तो किया है, उठ करके नहीं गया है, लेकिन अपनी जगह पर हिला डुला तो है। तो अब ये बताओ कि इसका हिलना डुलना जो है, गौर से देखो, तो इसका हिलना डुलना जो है क्या आगे पीछे में ही हुआ है? क्या इसी लाइन में हुआ है जिधर एनर्जी चल रही है? तो हम कहेंगे कि हाँ। क्या ये ईट ऊपर उछला है? नहीं, ईट ऊपर थोड़ी उछला था यार। क्या ईट नीचे धंस गया है जमीन में? नहीं, तो ना तो हवा में उछला है ना तो जमीन में धंसा है। तो एनर्जी जिधर चल रही है क्या उसी लाइन में आगे पीछे ऑसिलेट किया है? क्या आगे की तरफ झुका है? हाँ, उसी लाइन में आगे झुका है। तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव कह तो दिया, लेकिन हमको अभी तक समझ में नहीं आया किस बेसिस पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का। आइए इस चीज को जरा सा समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहा जाएगा? ध्यान से सुनिए। ऐसी वेव इसमें वेव मान लो कि राइट में चल रही है, मतलब एनर्जी इधर चल रहा है, जिधर एनर्जी बहेगा उधर ही वेव का चलना कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जिधर एनर्जी बहता है, जिधर एनर्जी प्रोपगेट करते हुए जाता है, उधर ही वेव का चलने का डायरेक्शन कहते हैं। अगर ये ईट या पार्टिकल, उस समय ईट, अब यहाँ पे पार्टिकल की बात करेंगे, अगर ये ईट क्या उठ करके अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएगा? क्या ईट उठ करके दूसरी जगह पे जाएगा? नहीं। क्या अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करेगा आगे पीछे? हाँ। तो हम कहेंगे कि अगर ये ईट का ऑसिलेशन एनर्जी जिधर चल रहा है उसी लाइन में है, फिर से दोबारा, एनर्जी मान लो कि राइट में चल रहा है, तो राइट में चल रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो अगर पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल लाइन में ही आगे पीछे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में ही आगे पीछे कर रहे हैं, अगर ये वेव इधर, एनर्जी इधर चल रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आया ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो अगर ये पार्टिकल्स इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स are along wave propagation,
तो उसे क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसे क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, तो मतलब कि ऐसा कह सकते हैं क्या सर? जरा सा समझाइए हमको, नहीं फिर से समझ में आना है। यहाँ पर देखिए तो हमको बताइए। देखिए तो देखिए देखिए, मान लीजिए कि वेव जो है ना इधर जा रहा है, वेव जा रहा है ऊपर। अच्छा, वेव ऊपर जा रहा है, तो अब ये पार्टिकलवा जो है ये इसी लाइन में चलेगा काजी? हाँ बच्चा, हाँ, ये इसी लाइन में वेव, जिस लाइन में वेव चल रही है, जिधर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये पार्टिकल्स इसी लाइन में ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए कि वेव जो है इधर चल रहा है, वेव जो है किधर चल रहा है? राइट में, एनर्जी राइट में ट्रांसफर हो रहा है। अगर पार्टिकल्स उसके, अगर उसके पार्टिकल्स वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, बोलो, आर क्या? परपेंडिकुलर टू, बोलो, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्स वेव। ठीक, समझ में आया? अब यहां पर कुछ बातें और, कुछ बातें और। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मास्टर अच्छा पढ़ा रहा, बहुत अच्छी बात। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल क्या है? तो हम कहेंगे कि साउंड वेव है। ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल क्या है? तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग वेव है। दोनों को समझना जरूरी है भाई। स्ट्रिंग वेव हमें सिलेबस में है भी, पढ़ना भी है। पहले स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे, तब उसके बाद जाके साउंड वेव पढ़ेंगे। ध्यान से सोचो कि जब जिम में अपन जाते हैं और रस्सी को, रसरिया को पकड़ते हैं, पकड़ लिए, देख रहे हो? हाँ, ये दोनों हाथ में रस्सी, मुंडी ऊपर रहे, इधर देखते रहना। तो ये रस्सी को हम लोग ऊपर नीचे बार बार ऑसिलेट करते हैं। तो रस्सी कहां पर है? मेरे हाथ में है। और हाथ को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, यही चल रहा है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। तो ये बताओ कि मेरा हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, तो मेरे हाथ में ही रस्सी है, तो रस्सी का पार्टिकल भी ऊपर नीचे कर रहा है। अच्छा, तो मतलब पार्टिकल्स जो है इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब ये बताओ कि सांप किधर भागते हुए दिखता है? जो रस्सी पर जो शेप बनता है वेव पल्स, वो किधर भागते हुए दिखता है? आगे भागते हुए दिखता है कि नहीं है? तो एनर्जी जो है आगे भाग रहा है, एनर्जी इधर भाग रहा है, राइट डायरेक्शन में, और पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि ये रामू है ना, उसके आगे श्यामू है, तो वो तो रामू को देख के फॉलो करेगा। उसके आगे घनश्यामू, तो फिर पीछे वाले को, पार्टिकल को देख के फॉलो करेगा। तो सभी कोई तो ऊपर नीचे ही कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन वेव किधर जा रही है? आगे। तो क्या यहाँ पे पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव आगे जा रहा है, क्या उसके परपेंडिकुलर में हो? कौन सा वेव? ट्रांसवर्स। तो वेव अगर राइट में जा रहा है, तो पार्टिकल्स अगर उसके परपेंडिकुलर में ऑसिलेट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ वेव, then it is called as transverse wave. If the velocity of particles are along, कौन सा? वेलोसिटी ऑफ वेव, तो उसे क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? साउंड में क्या होता है कि जैसे ही अपन बोलते हैं, कभी बोल करके देखना घर पे आप, कभी भी जब अपन बोलते हैं तो बोलते समय क्या होता है भाई? तो बोलते समय साहब ऐसा होता है कि हम जब बोल रहे होते हैं तो अपने हाथ को जब सामने रखते हैं तो ऐसा फील होता है कि मेरे हाथ पे जो है प्रेशर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है हवा का। तो जैसे ही बोलते हैं तो बेसिकली हवा का प्रेशर आता है, तो यहाँ पर आगे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं। ये कोलिजन अगले से करेगा, फिर अगला वाला वाइब्रेट करेगा,
फिर अगला वाला उसके वाइब्रेट करेगा, और ऐसे सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से लाइन से कोलिजन करते हुए आपके कान तक पहुंचते हैं। तो वहां पे हड्डी के साथ भी कोलिजन होता है। डायफ्राम, आप इनर और आउटर ये पढ़ते होगे ना, ईयर का जो भी स्ट्रक्चर है, तो वहां पे एक अंदर में हड्डी भी होती है, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो हड्डी फिर वाइब्रेट करती है और कुछ वहाँ पे कॉस्टलिया क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के जाता है। तो बेसिकली साउंड जो है, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स जो कोलिजन कर रहे हैं, ये सभी लोग कैसे कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे पहला वाला पार्टिकल ऑसिलेट किया, दूसरा वाला पार्टिकल से कोलिजन किया, जब तक ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है तो अगला वाला कहेगा अरे रुक रुक, उधर रहा, कहाँ धक्का दिए जा रहा है। तो अगले से कोलिजन किया ना, फिर इसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुई, फिर वो अगला वाला अगले से ट्रांसफर करेगा, ऐसे करके आपको जो है एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। लेकिन यहाँ पर वेव की एनर्जी भी उधर ही जा रही है और पार्टिकल्स भी उसी लाइन में ऑसिलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ठीक है बच्चों, तो ये था थोड़ा सा वेव का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब फर्दर जो है आपको जो सिलेबस में है, मेनली आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है, अब सोचिए, एक इमेजिन करिए केस कि आपके पास एक रस्सी है वहां से जुड़ा हुआ और सामने ऐसे रस्सी को पकड़ के रखे हैं। अब सोचो कि रस्सी को ऐसे जो कर रहे हैं अपन, तो इसकी वजह से एक साइनोसॉइडल वेव उसमें बनते हुए दिख रहा है। अगर मान लो कि रस्सी को वैसे ना करके एड़ा टेढ़ा कुछ भी करे, तो कुछ भी शेप बनेगा फिर उसमें। तो मतलब कि रस्सी में शेप क्या बन रहा है, ये उस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये सोर्स का मोशन क्या है। सोर्स कौन हुआ, मेरा हाथ। मेरा हाथ कैसे हिल रहा है, अगर मेरा हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है तो साइनोसॉइडल वेव बनेगा ऐसे ऐसे। अगर मेरा हाथ एड़ा टेढ़ा कुछ भी डांस करते हुए बन रहा है तो वहां पर भी एड़ा टेढ़ा कुछ भी शेप बनेगा। हमें कौन सा वेव पढ़ना है, हमें वो वेव पढ़ना है जिसमें कि सोर्स हाथ, यहां के लिए हाथ है, सोर्स उसको कहते हैं जो वेव को पैदा कर रहा हो, जो डिस्टरबेंस को क्रिएट कर रहा हो। सोर्स किसको कहते हैं, फिर से ये बात ये लिख लेना, सोर्स किसको कहते हैं, सोर्स उसको कहते हैं जो वेव को क्रिएट कर रहा हो, जो वेव को प्रोड्यूस कर रहा हो, जो वेव डिस्टरबेंस को क्रिएट कर रहा हो। तो बेसिकली हम लोग रस्सी को पकड़ कर डिस्टरबेंस ही तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मोशन ही तो कर रहे थे। तो हम ही तो बेसिकली मेन, हम मेरा है हाथ तो ऊपर नीचे हो रहा था जिसकी वजह से वेव पैदा हो रहा था। तो मेरा हाथ यहाँ पे वेव सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है। तो वेव सोर्स क्या कहलाएंगे, वो जो वेव को क्रिएट करते हैं, वेव डिस्टरबेंस को क्रिएट करते हैं, वेव पल्स को क्रिएट करते हैं। रस्सी में शेप जो बनेगा क्या वो वेव सोर्स पर डिपेंड कर रहा है, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा शेप बने। अच्छा, तो हमें क्या पढ़ना है, क्या हमको कुछ भी रैंडम शेप पढ़ना है, नहीं, हमें जो पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ना है। ऐसा वेव जिसका सोर्स जो उसे पैदा कर रहा है एसएचएम कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो। ऐसा वेव जिसका सोर्स जो उसे पैदा कर रहा है, ऐसा वेव जिसका सोर्स जो उसे पैदा कर रहा है, वो सोर्स क्या कर रहा हो, एसएचएम कर रहा हो। तो सोर्स अगर एसएचएम कर रहा है तो उससे पैदा होने वाली वेव को क्या नाम बोला गया, सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या नाम बोला गया, सिंपल हार्मोनिक वेव। क्लियर है। वेव सोर्स क्या करेगा, एसएचएम करेगा, तो उससे पैदा होने वाली सोर्स को क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक वेव। अगर ये सोर्स एसएचएम करेगा तो क्या उसके आगे वाले पार्टिकल्स भी उसको देख के एसएचएम करेंगे, क्या उसके आगे वाले पार्टिकल्स भी उसको देख के एसएचएम करेंगे, क्या उसके आगे वाले पार्टिकल्स भी उसको देख के एसएचएम करेंगे। तो यानी कि हमको जो वेव पढ़ना है वो कौन सा वेव पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक वेव उसे कहते हैं जो कि ऐसे सोर्स से पैदा होता हो जो क्या कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, एसएचएम कर रहा हो। एसएचएम करते हुए सोर्स से जो वेव पैदा होगा उसे सिंपल हार्मोनिक वेव कहा जाए। क्लियर है, ठीक है ना।
तो ठीक है बच्चों, ये वेव का इंट्रोडक्शन जो है आपका इतना समाप्त हुआ। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो और इस पे आगे बात होगी। ओके, थैंक यू सो मच।